सो एक तरफ 2025 की तमाम परीक्षाएं लाइनअप है, चल रही हैं, मतलब ऑफ कोर्स अंतिम चरण में चल रही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अब 2026 के लिए वो जो स्टूडेंट 2026 में एक बैंकिंग एग्जामिनेशन में शामिल होना चाह रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मेरा एक सीधा संदेश इस वीडियो के माध्यम से कि 2026 में मेरे साथ ये टाइम टेबल फॉलो करोगे क्या? मतलब क्योंकि टाइम टेबल का होना बड़ी अनिवार्यता है, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम एक टाइम टेबल फॉलो कर सकें, क्योंकि हमें सिर्फ वो टाइम टेबल 3 महीने 4 महीने खर्च करने हैं, क्योंकि 3 महीने 4 महीने अगर फॉलो कर लिया आपने तो फिर ऑटोमेटिक आप उस माहौल में ढल जाते हैं जिस माहौल की आवश्यकता या एक्सपेक्टेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रखती है, क्योंकि आप उस सिलेबस को, जो भी परीक्षाएं आपके सामने होंगी, उस सिलेबस को लेकर आप तब तक इतने उसको एब्जॉर्व कर चुके होंगे कि आप खुद को भी नहीं रोक पाएंगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप इनिशियल 3 से 4 महीने सिलेबस को लेकर एक टाइम टेबल के आधार पर मूव करते रहें। ये सवाल बहुत से बच्चों का होता है, सर किस तरीके से हमें इन चारों सब्जेक्ट को लेकर बढ़ना चाहिए और देन स्पेसिफिकली आपकी रीजनिंग को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लेके चलना चाहिए। So I will try to answer these 2 questions. First half of the video will be dedicated towards the discussion of the whole journey कि आपको पूरे जर्नी में चारों सब्जेक्ट को कैसे कैरी करना चाहिए, and then second half of the video will tell you रीजनिंग को कैसे, इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ रीजनिंग टाइम टेबल एंड द चैप्टर्स का कंसोलिडेशन की कैसे हम लेके चल सकते हैं। सो दिस इज हाउ विल मूव फॉरवर्ड। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो पूरा सब्जेक्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ आपको नहीं लेके चलने हैं, मतलब कि ऐसा नहीं लेके चलना है कि हम सब कुछ लेके चल रहे हैं और कुछ ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। सो द आइडिया शुड नॉट बी दैट, बिकॉज हमने हर साल यही देखा है बच्चे, और आप में से कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे कि हम सब कुछ लेके चलने के चक्कर में अल्टीमेटली हम कुछ हाथ में नहीं रह पाता है, और जो रहता है वो उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। अगर इस बात पे आपको लगता है कि सही बात है तो आप इसमें हामी भर सकते हैं। बाकी मैं शुरुआत करता हूं, बिल्कुल ब्लैंक डिस्कशन करेंगे अपन बहुत आराम से। सबसे पहला चीज कि हाउ टू, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस यहां पे रेज करता जाऊंगा स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में, स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन चलते हैं उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन स्टूडेंट्स माइंड, हाउ टू मैनेज ऑल द सब्जेक्ट, क्लासेस, प्रैक्टिस, 3 चीजें है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, हाउ टू मैनेज क्लासेस, प्रैक्टिस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। आई थिंक आप इस सवाल से इत्तेफाक रखते होंगे। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो गया भाई, कि हम चारों सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में हैं, उन चारों सब्जेक्ट को मैनेज कैसे किया जाए, उनकी क्लासेस को, और उसके रेस्पेक्ट में प्रैक्टिस कैसे किया जाए, सब कुछ सारे सब्जेक्ट मिला के कैसे किया जाए। सो वेरी गुड क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स वी शुड आंसर दिस क्वेश्चन। तो आंसर को करने से पहले समझते हैं इस बात को कि हमारे पास जो 4 सब्जेक्ट हैं वो किस तरीके से हैं। तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट हमारे पास जो गिवन है, जिसको हमें लेके चलना है अगले 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो भी लेके चलना है। सो वहां पे सब्जेक्ट में सबसे पहले हमारे पास ऑफ कोर्स क्वांट्स है एक सब्जेक्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट हमारे पास रीजनिंग है, एक सब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश है, एंड देन एक सब्जेक्ट हमारे पास है जीए, जनरल अवेयरनेस, जिसमें हम बैंकिंग अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या है, बैंकिंग अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस है एंड करंट अफेयर्स है। एक प्रॉमिस चाहिए मुझे आप सभी से, तभी मैं इस सेशन को पूरा विस्तार में डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। वो ये कि जैसे अब यहां पे डिस्कशन सुन लेंगे आप, फिर आप इसमें और भी मिलावट करेंगे, फिर आप किसी ने कहा करके कुछ और करके आप 75 जगह से इनपुट लेंगे, फिर आप मिक्स करके परेशान हो जाएंगे। सो अगर आप डिपेंडेंसी होनी चाहिए आपकी कि हाँ भाई ये एक डिस्कशन है, इसको हम ध्यान से कैरी करते हैं और हम इसको ही कैरी करेंगे, इट विल वर्क, तो वर्क करेगा वो। तो ये है 4 सब्जेक्ट। उन 4 सब्जेक्ट में से विशेषता यह है इन दोनों सब्जेक्ट की, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं, मतलब ये प्रैक्टिस मतलब कलम चलाने वाला सब्जेक्ट है दोनों। तो आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें एक सवाल है कि क्लासेस कैसे मैनेज करें। इसका जवाब है कि आपको, चूंकि ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है, मतलब ऐसे जहां पे विथ पेन प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट, प्रैक्टिस सब्जेक्ट तो सब कुछ है, लेकिन यहां पर विथ पेन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाकी 2 सब्जेक्ट जो आपके पास हैं वो रीड करके समझने वाले चैप्टर हैं, ठीक है ना। रीड करके समझना, रीड करके प्रैक्टिस करना, इस तरह का चैप्टर आपको ये दिख रहा है दोनों। उस पर भी हम आएंगे, उसको कैसे कैरी करना है उस पर भी आएंगे। सबसे पहले इन दोनों में बात करते हैं। ये विथ पेन प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, तो यहां पे हमें अधिक वक्त खर्च करना पड़ेगा, तभी वो सब्जेक्ट आपका होगा। चाहे आपको किसी भी चीज में कितने भी स्ट्रांग हो आप, तो आपको यहां पे इतना समय खर्च करना पड़ जाता है। तो इसके लिए
क्लासेस को सबसे पहले पिक करते हैं। सो वी शुड डिवाइड आवर डे, ठीक है ना, डिवाइड आवर डे इन 2 पार्ट्स, लाइक पूरे दिन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर हम पूरे स्टडी प्लान को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये कहते हैं हम सपोर्ट स्टडी, ठीक है ना, मैंने बहुत पहले ये वर्ड क्वाइन किया था आप लोगों के लिए, सपोर्ट स्टडी, दैट मीन्स की क्लासेस, एंड देन वी हैव सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। हमने ये फील किया है कि स्टूडेंट्स कहां पे हार जाता है कि वो सपोर्ट तो कर लेता है बिकॉज उसमें सपोर्ट है, सपोर्ट तो किसको नहीं चाहिए होता है, सरकार बनाने में भैया वहां भी सपोर्ट चाहिए होता है निर्दलीय का, भैया कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो भैया सपोर्ट चाहिए होता है। वैसे ही सबको अच्छा लगता है क्या, सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट जो है बहुत ही घातक होता है, क्योंकि यहां पे ना आपको अच्छा लग रहा होता है कि आपका मेहनत कम हो रहा है, टीचर सामने खूब मेहनत कर रहा है, या टीचर सामने है और उसके साथ आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी आप आधा प्रैक्टिस मानिएगा, पूरा प्रैक्टिस नहीं है वो। तो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आपका बहुत ज्यादा कर्तव्य बनता है कि आप इन दोनों को बहुत ही तगड़े लेवल पे बैलेंस लेके चलें। और मैं मानता हूं कि 50% से अधिक बच्चे इनिशियल प्रिपरेशन जर्नी में ही घायल हो चुके होते हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वो सब उनको फील नहीं होता, लेकिन वो हो चुके होते हैं, बाहर निकल चुके होते हैं। अगले 4-5 महीने 6 महीने वो सिर्फ शामिल होते हैं प्रिपरेशन जर्नी में, लेकिन इनिशियल 3-4 महीने में से बहुत लोग गड़बड़ कर चुके होते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू, जैसे मान लो कि आपका सेल्फ जो सपोर्ट स्टडी है उसका इनपुट, यहां पर जो आप इनपुट ग्रैब कर रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, खासतौर पर यहां पर वो बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू आउटपुट, मतलब कि आप जितना क्लास देख रहे हैं उतना प्रैक्टिस करना ही करना है। अब मैं ये मानता हूं कि आपके पास जो ये 2 सब्जेक्ट हैं, अब ये आप मल्टीपल टीचर से जाएंगे पढ़ने के लिए, क्वांट्स में 5 टीचर से पढ़ूंगा तो और बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना, रीजनिंग में 2 टीचर से 4 टीचर से पढ़ूंगा तो और बर्बाद, थोड़ा इसका भी देख लेते हैं, थोड़ा उसका देख लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेटर है कि जस्ट आइडेंटिफाई योर टीचर फॉर क्वांट, आइडेंटिफाई योर रीजनिंग टीचर, आइडेंटिफाई योर रेस्पेक्टिव टीचर फॉर ऑल द सब्जेक्ट, एंड देन स्टिक टू द टीचर। उससे फायदा क्या होगा कि आपको एक तो भैया आपके पास, अब ये सपोर्ट स्टडी की बातें क्या होंगी, सपोर्ट स्टडी में आपके पास मंडे टू फ्राइडे मोस्टली चीजें हो रही होती हैं, जो आपकी जो एग्जैक्टली शेड्यूल्ड क्लासेस होती हैं, मोस्टली मंडे टू फ्राइडे आपके पास है। सो इन दिनों में आप अपने डेट, लाइक जो भी आपके पास 2 सब्जेक्ट, मैं पहले इसके बारे में बताता हूं, तो यू वुड बी इन्वेस्टिंग 3 आवर्स क्लासेस, 3 आवर्स वुड बी गिवन टू दिस 2 सब्जेक्ट्स इनिशियली। तो आपकी प्रैक्टिस में भी इन दोनों सब्जेक्ट को यहां पे 3 आवर्स देना पड़ेगा, मिनिमम आपको 3 आवर्स देना पड़ेगा, यहां पे जितना आपने पढ़ा उतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। देन आपके पास आते हैं इंग्लिश को लेके। इंग्लिश में आपको लगता है कि इनिशियल स्टेज में मुझे ग्रामर नहीं पढ़ना है, मुझे कोई भी ऐसा बहुत ही मैं अभी उस लेवल पे इंग्लिश में नहीं हूं, यहां पे आपकी खुद की डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी अंग्रेजी भी किस लेवल पे है। आपको लगता है कि अभी मैं अंग्रेजी को एज ए क्लासेस, एज ए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले अपने आप को रीडिंग में उठा लेके जाइए, जस्ट स्टार्ट रीडिंग समथिंग, एंड समथिंग का मतलब है कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ मैगजीन्स हो, कुछ अच्छी चीजें हो, उसको पढ़िए। ये दवा कभी भी बेकार नहीं होगी, बता रहा हूं मैं क्लियरली, कि आपको लग रहा हो कि इंग्लिश के लिए क्लास कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ क्लास से एडिटोरियल देख लेंगे, क्लास से हो जाएगा, उससे नहीं होगा। तो आपको हाँ तब होगा जब आपकी इंग्लिश एक ठीक ठाक लेवल पे है, मतलब आपको समझ में आती है, नॉर्मल इंग्लिश ठीक ठाक आती है, तो आप पकड़ लेंगे उस चीज को। लेकिन नहीं आती है तो उन बच्चों के लिए सीधा हिदायत है, या सजेशन कह लीजिए, या फिर जो कह लीजिए आप, कि आप सबसे पहले 1-2 महीना रीडिंग पे फोकस कीजिए, पूरा 1-2 महीना लगा, 1 से 1.5 महीना कम से कम लगा दीजिए आप रीडिंग पे, एक फ्लो में आइए, वहां से वोकैब भी तैयार होगा आपको और वो भी तैयार होगा, तो वहां पे काम कीजिएगा। उसके लिए आपके पास जो होगा वो आपका सेल्फ स्टडी में ही काउंट हो जाएगा, इट विल टेक हार्डली 1 आवर, ये सेल्फ स्टडी में काउंट हो गया, ठीक है। जीए में आपको बैंकिंग अवेयरनेस वाले पार्ट पे आप इनपुट लेना शुरू कर दीजिए पहले, ठीक है ना, जो हम 3 महीना बोल रहे हैं, 3-4 महीने पहले आपको लगना चाहिए, उसमें से पहला 2 महीना तो आपका 1.5 महीना जो है सिर्फ 3 आवर्स इनपुट ले रहे होंगे आप, और बैंकिंग अवेयरनेस पे आपकी होता है कि 1 घंटे आप खर्च कर रहे हो। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अपने इनपुट्स और अपने आउटपुट का ख्याल रखेंगे ना, कि हाँ मुझे इतना ही अभी क्लास लेना है, क्योंकि हम सिर्फ क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे यही तो गलती कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो भाई किस बात के लिए, क्या ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स हो रही है यहां पे कि आप पूरी अटेंडेंस करोगे, आप क्लासेस करोगे, चाहे लाइव या रिकॉर्डेड कैसे भी क्लास कर रहे हो, आप क्लासेस कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट का मान्यता आईपीएस के पास है, आईपीएस को अप्रूव करेगा, आपको पीओ बना देगा, ऐसा तो है नहीं। आप एक युद्ध में उतरने वाले हो, अपने आप को हर चैप्टर पे आपको काम करना है, अपने आप को ग्रो कराना है। सो दिस इज हाउ, मतलब मैं एक हल्का ढांचा दे रहा हूं, अपने हिसाब से आप इस तरह से अपने हिसाब से अपनी कहानी बना लीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे इनपुट लेना है। इस पूरी चीजों में मैं चाहता क्या हूं, अब इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, सपोर्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी का एक आइडिया लग गया होगा आपको। अब जो बच्चे इंग्लिश को रीडिंग से ऊपर उठ चुके हैं, वो उनका वही 1 घंटा जाएगा क्लास देखने में और आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट स्पॉट प्रैक्टिस करने में, तो वहां उनका 2 घंटा यहां पे हो गया, लेकिन वो उस लेवल से बाहर निकल चुके हैं, तो दोनों के लिए काम हो गया।
नाउ इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, आप डेली का कैसे रूटीन बना सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, आपकी एक ऐसी प्रणाली बन जानी चाहिए दिन भर में डेली का रूटीन कि भाई मैं सुबह उठता हूं और जो ये जीए वाला काम है, किसी भी क्लास को देखने से पहले से, क्लासेस आपको शुरू होती हैं 9-10 बजे से कम, है ना, और ये नहीं कि यूट्यूब भी देख रहे हैं, पेड भी देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कुछ नहीं करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार, इतना ही इनपुट लीजिए जितना कि आप आउटपुट निकाल सकें उसका। तो आपको करना ये चाहिए कि आप सिंपली अपने सुबह उठते, मान लो आप 7 बजे उठते हैं, ऐसे में एक रैंडम लेते हैं ना, 6 लेते हैं ना, 8 लेते हैं, 7 लेते हैं, आपकी क्लासेस शुरू होती हैं 10 बजे तक, उससे पहले आप डेली दिनचर्या किया आपने, उसके बाद नाश्ता वास्ता करके अपना एक चीज जीए वाला जो काम है, बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट, करंट अफेयर्स अभी आपको नहीं पढ़ाई करना, जो ये कहानी जो बता रहे हैं 26 वाले बच्चों की बता रहे हैं, अभी करंट अफेयर्स में घुसना ही नहीं, आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे लग जाना है आपको। तो मॉर्निंग में अपने आपने क्या किया, 1 से अधिक 1.5 घंटे का आपने वक्त खर्च किया और आपने बैंकिंग अवेयरनेस को कवर कर लिया किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले। फिर जो भी क्लासेस आप देखते हैं, फिर आपने क्या किया, सेल्फ स्टडी हो गया आपका, सेल्फ स्टडी टाइमिंग फॉर जीए, जीए सेल्फ स्टडी टाइमिंग आपने बना दिया कि कोई भी क्लास शुरू करने से पहले हम जीए पढ़ चुके हैं। नाउ आई विल गो विथ द सपोर्ट स्टडी थिंग। इस ड्यूरेशन में आपने ये आपका पूरा 10 बजे से, मान लो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे की टाइमिंग है। इसमें आप क्या करते हो, सारे के सारे, या फिर 11 से 5 का टाइमिंग है, ऐसा कुछ। अगर ऐसा हो रहा है कि आपके पास सुबह उठने के बाद कोई भी क्लास शुरू होने से पहले आपको 3 घंटे का वक्त निकल रहा है, वही बोला, अपने हिसाब से आपको मोल्ड करना पड़ेगा इस चीज को। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं, ताकि आप अपने हिसाब बना भी लें, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो मान लो कि आपका 11 बजे से क्लास शुरू हो रहा है, आपकी जो क्लासेस हैं, जो 26 एग्जामिनेशन की फाउंडेशन जो प्री प्लस मेंस बैच होती हैं, उनकी क्लासेस 11 बजे से स्टार्ट होती है। तो आपके पास सुबह आई थिंक 2.5-3 घंटा निकल जाएगा। फिर उस 2.5-3 घंटे में आप क्या कर सकते हो, एक तो जीए पढ़ ले सकते हो, और हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, चाहे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस हो गई जो आपने आज पढ़ा था, उसका कल सुबह आपने 10 से 11 में या फिर 9:30 से 10:30 में कुछ प्रैक्टिस कर लिया, कुछ पार्ट आपने बचा के रखा है, इसको प्रैक्टिस करेंगे हम वहां पे, ऐसा कुछ। तो मतलब एक मोटा मोटी यहां पे आपको हम 6 घंटे का एक स्लॉट दे रहे हैं, 6 आवर्स आपने इनपुट लिया। कितना इनपुट लिया है, 6 आवर्स। इस 6 आवर्स में लगातार क्लास तो होगी नहीं, ये 6 आवर्स का एक ड्यूरेशन है, वो 11 से 5 हो सकता है, 10 से 6 हो सकता है। तो 6 आवर्स के इनपुट में हो सकता है कि आपने 1.5 घंटे की 2 क्लासेस करी, 3 घंटे, 1 घंटे का और कोई क्लास कर लिया, 1.5 घंटे का और, 3 लाइव क्लासेस कैन बी टेकन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर लिटरली फ्री। बट हो सकता है कि उसमें से आपके 2 लाइव हो रही हैं, कोई एक आप उसी ड्यूरेशन में कल की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ताकि आपका उस टाइम स्लॉट में इतने इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि हर इनपुट के बाद मान लो 2 लगातार क्लास कर लिया आपने, अब तीसरे में ब्रेक लेना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज कितना झेलेंगे आप, दिमाग भी तो दिमाग है भाई। तो आप तीसरे का क्या कर रहे हैं, कल की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मान लो इंग्लिश की आप रिकॉर्डिंग देखते हो, तो आप मैथ्स रीजनिंग आपने लाइव कर लिया, और मैथ्स रीजनिंग को कोशिश कीजिएगा, मैथ्स रीजनिंग को लाइव लेने की, क्योंकि ये पेन वाला सब्जेक्ट है, और बाकी कहीं स्लो होते हैं मैथ्स में या रीजनिंग में, तो उसको आप फिर रिकॉर्डिंग में जा सकते हैं लेके। लेकिन मान लो थर्ड सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और उसको आप रिकॉर्डिंग देखते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल, आप किसी को भी कर सकते हैं ऐसे, तो आप उसको ना जैसे बीते हुए दिन का आपने रिकॉर्डिंग का स्लॉट बना लिया इसी में, तो आपने 2 सब्जेक्ट लगातार देख लिया, फिर एक ब्रेक लिया, और फिर आपने 1 घंटे में रिकॉर्डिंग कंप्लीट किया। तो एक होता है ना, एक पुस्त में आपका पूरा एक कहानी है कि क्लासेस हमारे 3 इनपुट खत्म हो गए, अब आप पूरे तरह से फ्री हैं। कहां पर, तो मान लो आप 5 बजे मान लेते हैं टाइम, या 6 PM मान लेते हैं। नाउ 6 PM onwards till you sleep you have the time to practice। ठीक है ना, सारा खेल है ऑर्गेनाइज करने का, और हम कई बार ना वर्बली बातें करके सोचते हैं कि हो जाएगा, गलत बात है। हम जब कलम चलाते हैं ना, जब, तो बहुत कुछ स्पष्ट निकल के आता है, और मुझे यही चीज यहां दिख रहा है। तो 6 PM onwards इट्स टाइम टू अटैक, लाइक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप फिर, अब कोई टीचर नहीं होना चाहिए सामने आपका, एकदम निहत्था आप होंगे, मतलब आप इन द सेंस निहत्था इन द सेंस टीचर के, मतलब टीचर आपके लिए क्या है फिलहाल, सपोर्ट है, सपोर्ट है, तो सपोर्ट तो अभी हटा देना है आपको वहां पे। अब आप निहत्थे खेल रहे होंगे, आप और सवाल और कलम, आप सवाल कलम, यही 3 लोग होने चाहिए, नोटबुक, जो भी ये चीजें हैं, यही 6 PM के बाद त्याग दीजिए कि मुझे मतलब ऐसा कुछ करना है, सपोर्ट स्टडी करना नहीं करना है, ओनली सेल्फ स्टडी, ओनली सेल्फ स्टडी। जो भी आपने पढ़ा था यहां पे, उसकी सेल्फ स्टडी चल रही होंगी। तो हो सकता है कि आपने जो इंग्लिश यहां पे पढ़ा था रिकॉर्डिंग, उसका आपने यही जो सुबह का अपना मान लो 11 से किसी की दिनचर्या शुरू हो रही है, तो वहां कर ले रहा है। वही बच्चा जो मान लो 4 बजे खत्म कर ले अपना क्लासेस करने वाला काम, सपोर्ट स्टडी वाला काम, तो यहां पे 6 PM के बजाय 5 PM कर लिया। तो ऐसा कुछ बना लीजिएगा। एंड आई होप ये जो भी मैंने इतना बात किया है, आई थिंक सबके दिमाग में सेट हो गया होगा। आई डू नॉट थिंक ये कहीं से भी आपके लिए डाइजेस्टेबल नहीं है, या एक्सेप्टेबल नहीं है, या करने योग्य नहीं है। आपको अपना पूरा दिन अभी सुचारू दिख रहा होगा कि हाँ यार, इतना तो कर ही सकते हैं यार, इतना तो कर ही सकते हो, इतना करते चले जाना बस। मैं कसम से बोल रहा हूं, मैं गारंटी वर्ड इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि वो वर्ड मुझे बहुत उचित नहीं लगता लाइफ में। गारंटी देता हूं ऐसा नहीं, लेकिन मैं एश्योरिटी दे सकता हूं आपको इस बात का कि यस, अगर आप इस दिनचर्या को कैरी कर लिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चलना है,
और हो जाएगा काम अपने आप स्टेप बाय स्टेप कोई एक साथ में सब कुछ तो नहीं दिखता है, लेकिन आप करते चले जाओगे ना तो आपको डिफरेंसेस 2-3 महीने बाद अपने आप में अंतर दिखाई देगा कि मैं कर पा रहा हूं क्या, अरे यार मैं तो बड़ा बकलूल इंसान था यार, मैं कैसे कर पा रहा हूं यार, अरे हो रहा है भाई मुझसे, तो बोलते लोग सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, अरे लोग कहते थे क्वाड्रेटिक तुम तो हमसे कभी बनता नहीं था यार, हो रहा है, तो सब कुछ होने लगेगा। बट प्रैक्टिस में कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको लगता है कि मुझे 3 आवर्स की जगह 4 आवर्स प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, 2 आवर्स पर सब्जेक्ट, जस्ट गिव इट। मतलब 6 PM ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस में है, आप एक मिशन पे हैं, आप ये नहीं कर सकते कि हाँ चलो हमारे जो पिंकू भैया थे उनके फूफा जी आए हुए हैं तो और भूजा लेके आए आपके लिए, अच्छा लेके आते हैं, रुक जाइए अभी 1 मिनट, अच्छा समोसा खाएंगे, समोसा भी लेके आते हैं आपके लिए, रुक जाइए। तो गए उधर स्कूटी उठाए और चले गए, उधर घूम के आ रहे हैं 1 घंटे बाद, ये सब नहीं चलेगा साहब। यू नीड टू बी लाइक, हाँ कीजिए, उसके लिए हमने बना रखा है ना, सैटरडे संडे आपके पास है, उसमें से किसी एक दिन आपने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्समेंट दिया, और जरूरी है वो भी चीज कि नहीं भाई हम 2-3 घंटे का मतलब स्पोर्ट्स कुछ है या कुछ भी है, इसको थोड़ा सा क्लियर किया आपने। तो अगर आप यहां पे 5 डेज 6 डेज अगर प्रॉपर्ली चल रहे होंगे तो आप 7th डे आपको एक समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं 3-4 घंटे का, है ना, तो आपको सुकून अच्छा लगेगा, उसको भी फिर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। आप यहां काम नहीं कर रहे तो बैकग्राउंड में क्या चलेगा, प्रेशर रहेगा माथे के अंदर, तो वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो I hope people got the idea. So this was actually what we need to talk actually. कैसे मैनेज करें क्लासेस, प्रैक्टिस एंड ऑल द सब्जेक्ट। सो आई थिंक सबका आंसर आपको इसी स्लाइड में ही मिल गया होगा, ठीक है ना। बस इसको बैलेंस बना के चलना शुरू कीजिए, मतलब चल लीजिएगा। कुछ भी आपको लगता है ऊपर नीचे हल्का कर लीजिएगा, ज्यादा मत कीजिएगा, कुछ भी इसके आसपास कुछ बना लीजिएगा कि ऐसा ही है, हमें इतना ही करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो 6 आवर्स की एरिया है उस 6 आवर में पूरा तो नहीं क्लास करेंगे आप, लेकिन चलो 5 घंटे आप क्लास कर रहे हैं, और बाकी आपके पास अभी से आपको करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करना, आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस करना है 100%, जो 26 वाले बच्चे हैं तो आपका वहां पे काम हो रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स सेल्फ स्टडी इज लाइक 5 to 6 आवर्स का सेल्फ स्टडी डेली करते हैं अगर आप और सवाल जो भी पढ़ा आपने उसके हिसाब से सवाल, तो मजा ही आ जाएगा आपको। क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत मजा आएगा, ठीक है। Yes, okay. So after this we'll talk about the next thing. Like अब हम ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो यही था हमारा, हमने बताया आपको कि भाई कैसे हम मैनेज करें। दिस वाज अ बिग क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स टारगेटिंग 2026। नाउ द सेकंड थिंग, चूंकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूं आपके रीजनिंग सब्जेक्ट का, तो आई कैन गिव यू द आइडिया ऑफ रीजनिंग नाउ, कि हाउ टू डील विथ रीजनिंग इन दिस जर्नी, ठीक है कुछ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इज नाउ हाउ टू डील विथ रीजनिंग, तो ऑफ कोर्स मैं उसकी जवाब देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली में सेकंड क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज हाउ टू मास्टर रीजनिंग एट बोथ द लेवल, और ये बोथ द लेवल का मतलब है प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है। इन दोनों लेवल पे हम अपने आप को कैसे तैयार करें, दिस इज अ क्वेश्चन। तो प्राइमरली ये प्रीलिम्स और मेंस का जो टर्म है ये एग्जामिनेशन का काम है, एग्जामिनेशन के फेजेस का नाम है प्री प्लस मेंस। सो जब एक स्टूडेंट पढ़ने आता है अभी से जो पढ़ाई कर रहा है 2026 के एग्जाम के लिए, उसके लिए ये टर्म नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम्स में होता है कुछ, मेंस होता है। उसके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि एक चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। अब वो चैप्टर का नाम मान लो XYZ है, तो इस XYZ में मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 सब टॉपिक है। एकदम एग्जांपल समझिएगा, 6 सब टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6। हो सकता है कि कोई जो हमारे बैंक पीओ का एग्जामिनेशन है या बैंक क्लर्क का एग्जामिनेशन है, उसका प्रीलिम्स, इसके सिर्फ 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स पूछता है, बाकी 4 में से कुछ भी कोई पूछ सकता है मेंस परीक्षा में, ठीक है ना। या फिर 3 कोई एग्जामिनेशन हो सकता है, किसी टॉपिक PQR का टॉपिक है, उसका 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स पूछ लेता है, बाकी 3 जो है वो मेंस की तरफ जाता है। कोई टॉपिक ऐसा होता है पहले 4 टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स के लिए इन्वॉल्व होते हैं, बाकी सिर्फ 2 ही टॉपिक है जो मेंस की तरफ हो सकते हैं। तो अगर हम अभी से इसमें लाइन खींच देंगे तो शायद हमें लगता है गड़बड़ है हमारे लिए। इस टाइम में आपके क्लासेस का लेकिन इनपुट भी और उसके बाद प्रैक्टिस भी थॉरो होना चाहिए। नो प्रीलिम्स नो मेंस, इफ यू हैव रेड, इफ यू हैव गॉन थ्रू द 1 2 3 4 5 6 ऑल द सब टॉपिक ऑफ दैट टॉपिक, दैट चैप्टर, दैट मींस यू नीड टू प्रैक्टिस होल थिंग, एवरीथिंग कुछ भी। तो आप उस वक्त आपके लिए अनभिज्ञता नहीं रहेगी जब आप एग्जामिनेशन के फेज में चल रहे होंगे, कब, अगस्त और सितंबर के महीने में, कि सर इसका प्रीलिम्स आ गया है, उसका मेंस आ रहा है, अब क्या करते हैं हम,
अब कैसे कर दें हम इसको, कैसे मैनेज करें, क्योंकि आप उस वक्त आपके पास कुछ भी अनअवेयर नहीं रहेगा, आपको बस मॉक में अलाइनमेंट दिखानी पड़ेंगी तब तक, और उससे पहले आप मॉक में अलाइनमेंट दिखा चुके हैं कब के महीने में, आप मई के महीने से, जून के महीने से ही आप मॉक में अलाइनमेंट कर रहे होंगे, जुलाई के महीने में कर रहे होंगे, तो आप वहां से भी फ्री रहेंगे। तो ये सब भैया सही समय पर सब कुछ कर लेने से क्या होता है, तनाव कम होता है, नहीं करेंगे तो फिर प्रेशर रहेगा। वही वाली बात, फॉर्म भरना है, हम इनिशियल स्टेज में फॉर्म भर दिया, बीच में भर दिया तो ठीक है, हम लास्ट में फॉर्म भरने का इंतजार करेंगे तो सिस्टम भैया गड़बड़ होगा ही, वहां पे हैंग करता है सिस्टम, नहीं हो पाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, वाली बात है। तो हाउ टू मास्टर रीजनिंग एट बोथ द लेवल, सो आई विल जस्ट आंसर इट लाइक दिस कि भैया जो भी चैप्टर पढ़ते हो आप उसको थॉरो पढ़ो, थॉरो स्टडी ऑफ टॉपिक। थॉरो, इसका स्पेलिंग क्या होता है भैया थॉरो का, कंप्लीट ले लेते हैं यहां पे, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन प्लस प्रैक्टिस without taking pre or mains in mind. This is the actual answer of this. ठीक है ना, प्रीलिम्स और मेंस को बिना दिमाग में लिए हुए आप थॉरो स्टडी कीजिए, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन एंड प्लस प्रैक्टिस, थॉरो कीजिए। एक और सवाल बनता है बच्चों के मन में, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि सर मेंस के सवालों में कई बार फंस जाते हैं हम लोग, मतलब हमें लगता है कि सर मेंस में वो एक्सपेक्टेशन जो हम रखते हैं वो नहीं हो पाता है, उस तरह से नहीं आ पाता है, तो हम गड़बड़ कर लें, हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखो ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं फेज 1 का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको थोड़ी सहूलियत रहेंगी, आप थोड़ा आसान फील कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेंगी। आप 1 घंटे में जितना सवाल यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है वो सवाल उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेंस में आपको 2-2.5 घंटे लग जाए, एंड इट इज ऑब्वियस दिस इज द रियल डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, सो डू नॉट टेक दैट थिंग इन माइंड प्रॉपर्ली। और इसके लिए तो मैं बोलूंगा रीजनिंग के लिए आपको मास्टर करना है रीजनिंग, तो उसके लिए भाई हमारे पास जो अपना चैंपियन बैच है आप उससे जुड़ चुके होंगे, आई बिलीव दैट थिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो 2026 में एग्जाम में जाने वाले हैं वो बस लास्ट तक मेरे साथ चलते रहेंगे चैंपियन बैच में। उसका एक स्टडी प्लान दिखाता हूं मैं। अब सोचिए स्टडी प्लान में इतना थॉरो, इतना डिटेल्ड स्टडी प्लान है, ये स्टडी प्लान में इस टाइम टेबल के हिसाब से आप चलते रहेंगे तो कोई इश्यू है ही नहीं, कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है ना। There is nothing like any issue about this thing. So I'll just mark you, I'll just tell you कि how to understand, how to take all this topic with the classes. प्रैक्टिस में कैसे चलते रहना। अब सोचिए कि एक चैप्टर हमारे पास है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और हम इस चैप्टर में मतलब प्रीलिम से पूछता है और मेंस में सिर्फ 2-3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, 2 ही वैरायटी असल तौर पे होते हैं। अब इसमें हमने क्या कितना एक्सपैंड कर दिया आप सोचिए ना। कोई बच्चा कैसे नहीं, कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैं क्लास के साथ कोप अप कैसे करूंगा, इस चीज को मैं क्लासेस भी हो रही हैं, मैं प्रैक्टिस भी करूंगा, कर पाऊंगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है 8 दिसंबर से। बहुत ध्यान से, मैं इसलिए बोलता हूं हर एक बच्चे को स्टडी प्लान से गुजरो एक बार बढ़िया से, है ना, स्टडी प्लान से गुजरो। आप स्टडी प्लान में अपलोड करता हूं एप्लीकेशन पे, आप देखते ही नहीं है। अरे स्टडी प्लान ऑब्जर्व करो यार, कैसे स्टडी प्लान चल रहा है, क्या स्टडी प्लान कह रहा है, इसके साथ ही दौड़ना है आपको। इसी के साथ आपकी खुद की स्टडी प्लान, आपकी खुद की टाइम टेबल बननी चाहिए। इसको कनेक्ट करो ना आप रीजनिंग के लिए। अब 8 दिसंबर को कोई चीज स्टार्ट हो रहा है और वो टॉपिक टेस्ट, क्लास टेस्ट का 22 दिसंबर को है, 22 दिसंबर को है। सोचो कितना तोड़ा गया होगा। इसमें वीकेंड भी आएगा, कहीं आप फिसलेंगे तो वीकेंड में आपका काम है कि वीकेंड में उस चीज को कवर कर लें। अब मसला क्या है कि हमारे पास लेक्चर 1 लेक्चर 2 चल रहा है आराम से, देखिए तोड़ दिया गया। इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ बेसिक्स ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी हमने एक पूरा लेक्चर रखा हुआ है। फिर हमने मान लो कुछ सवाल भी कर लिया लेटर सीरीज का, वहां पे लेटर सीरीज, डिजिट सीरीज, सिर्फ 2 वैरायटी ऑफ सीरीज पे हम सिर्फ 1 लेक्चर खर्च कर रहे हैं, 1.5 लेक्चर खर्च कर रहे हैं। देन मिक्स सीरीज पे हम अलग से 2 लेक्चर खर्च कर रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूं मेरा जो स्टडी प्लान होता है सिर्फ क्लास का दौड़ जाना बस। आज मैंने यही पढ़ा है ना, लेक्चर 3 में मैंने क्या पढ़ा है, मिक्स सीरीज 1, इसका एक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप इस दिन सच में सिर्फ यही करते हो कि आज मेरा काम क्या है, आज मैं सिर्फ मिक्स सीरीज सॉल्व करूंगा, बस और बस इतना करके फिर नेक्स्ट क्लास पहुंचो। हम थोड़ा सा और हायर लेवल पढ़ाएंगे, आपका भी काम है कि नेक्स्ट डे फिर क्या करेंगे भैया, फिर मिक्स सीरीज प्रैक्टिस करेंगे। आप उतना ही इससे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इतने लेक्चर है, लेकिन असल तौर पर लोग कैसे पढ़ाते हैं पता है इसको, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 खत्म, प्रीलिम प्लस मेंस सब खत्म हो गया है। मैक्स टू मैक्स पीपल यूज टू इन्वेस्ट 5 लेक्चर फॉर होल चैप्टर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कीपिंग इन माइंड। और जो नैरेटिव होता है बच्चों के बीच में ये होता है कि ये इस विषय में कुछ है क्या
असल तौर पे वहां हम भी काम कम करना चाहें तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हम इसमें लिख देंगे भाई सीरीज बेस्ड लेक्चर, दो लेक्चर हमने डाल दिया सीरीज बेस्ड पे, सीरीज पे आधारित 2 लेक्चर डाल दिया हमने, खत्म। एक मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए, 1-2 मेंस के लिए डाल दिया, 5 लेक्चर में खत्म हो गया। डिटेल किया गया उसको कि आपका स्पीड और मेरा स्पीड मैच कर ले, मतलब हमारे स्पीड से आप मैच करके चलते रहें, बस जो पढ़ा उसको करते चले जाइएगा, यू विल बी गेटिंग द 100% आउटकम। और हाँ, इसका हमारे फर्स्ट पार्ट होता है, इसको मैंने तोड़ दिया है कि आपको भी पता रहे कि मैंने ड्रीमर्स पूरा कर लिया है। तुम्हारे जो चैंपियंस बैच है उसको 4 खंड में बांटते हैं, ड्रीमर्स, उसके अंदर आपके पास होता है ये चीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। देन वी हैव गोल चेजर्स, जहां पे हम इनक्रीज सीखते हैं। सोचिए इनक्रीज कितने लेक्चर हैं, सारा कुछ डिटेल पहले पता है। 15 जनवरी को क्लास टेस्ट होने वाली है इनक्रीज की, पहले तो तय है, तो 15 जनवरी को होगा, ठीक है ना। उसी गोल चेजर्स में हमारे पास आता है ये सिलोगिज्म भी। अब सोचिए सिलोगिज्म के कितने लेक्चर हैं, 16 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, 29 जनवरी को खत्म हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक फॉर सिलोगिज्म। क्यों, क्या 2 वीक में पूरा दिन पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, लेकिन ऑफकोर्स बहुत दिन हम पढ़ रहे हैं। एक आध दिन हम शायद वीकेंड पे छुट्टी कर रहे होंगे, तो उस वीकेंड पे छुट्टी का कितना बड़ा फायदा पता है कि आप उस वीकेंड पे क्या कर रहे होंगे, आप उस वीकेंड पे करेंगे कि भैया मैंने जो बच गया, कुछ रह गया प्रैक्टिस करने को कर रहे होंगे। इतना बड़ा चीज है, ठीक है ना। अब इसका क्लास टेस्ट पहले से डिफाइंड है भैया, 29 जनवरी को क्लास टेस्ट होगी सिलोगिज्म की। अगर स्टूडेंट सिर्फ इसके साथ दौड़ जाए कि हाँ भाई जो सर ने पढ़ाया उसको हमें धंगच के आना है घर पे, बस, ठीक है ना। ओके, सो आई होप आपको बहुत ज्यादा कुछ समझ में आ ही गया होगा कि अपना स्टडी प्लान कैसे मैनेज करें, और बाकी हमारे रीजनिंग की स्टडी प्लान क्या क्या हो। और एक और चीज है, हमारे पूरा इस जो फ्यूजन, थर्ड हमारा पार्ट होता है फ्यूजन, और 4th पार्ट होता है हमारा पावर हाउस। तो ये तो रीजनिंग की कहानी हो गई, लेकिन चैंपियंस बैच के में हम और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। तो चैंपियन बैच में चूंकि आपके पास किताबें हैं और रैंक फाइल हैं, 2 चीज हैं जो मैं चाहता हूं बच्चे अपने पास प्रैक्टिस करते हैं क्लास के साथ साथ। लेकिन हमने एक और चीज देने का इस बार कोशिश किया है, प्लान कर रखे हैं हम लोग, एक रिवीजन पीडीएफ देंगे। मान लो कहीं फिर भी सवाल आपको लग रहा है और प्रैक्टिस करने के लिए सवाल चाहिए, थोड़ा सा और सवाल मिल जाए तो अच्छा लगता, तो हमने इसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक, मतलब ऐसा कुछ एक फाइल दे देंगे आपको छोटा सा, भाई चलो आपने किताब से सॉल्व कर लिया, बिकॉज किताब में क्या है, ग्रेजुअल क्वेश्चन रखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप बुक चैंपियन वाली किताब को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड द क्वेश्चन इज एक्चुअली केप्ट लाइक दिस। क्या वो पहला सवाल जो मिलना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए वही पहला सवाल है किताब में। इतना ध्यान दिया, बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया, इस तरह से जैसे आपको स्टडी प्लान दिख रहा है कितना बारीकी से ध्यान दिया गया, ऐसी किताब में ध्यान दिया गया कि आप ग्रेजुअली चलें। और फिर मिक्स क्वेश्चन के लिए रैंक फाइल आपके पास हो गया। तो बुक का ये कहानी है, फिर रैंक फाइल में आपके पास मिक्स क्वेश्चन चलता रहेंगे, भर भर के नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हमने इस बैच के अंदर भी, चलो बैच में भी कुछ चीजें तो बच्चे पास रहे, तो हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक फाइल दे दिया, कोडिंग डिकोडिंग का हल्का एक फाइल दे दिया। तो ऐसे ऐसे भी कुछ कुछ आपको रिवीजन पीडीएफ मिलते रहेंगे। आफ्टर दिस चूंकि टेस्ट बहुत जरूरी है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्लास टेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन आपको इस चैंपियन बैच के अंदर भी आपको टेस्ट मिल रहा होगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का हर टॉपिक का 2 प्रीलिम्स टेस्ट और 1 मेंस का टेस्ट, ये चैंपियन बैच की अपनी खूबी है, ठीक है ना। मैं चैंपियंस बैच के अंदर ही कहानी है ये। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज प्रीलिम्स टेस्ट 1, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज प्रीलिम्स टेस्ट 2, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मेंस का टेस्ट 1। फिर वैसे हर चैप्टर का हर एक चैप्टर में कहानी है, 2 प्रीलिम्स और 1 मेंस का टेस्ट, जो हमारे पास प्रीलिम्स जो और मेंस दोनों में जो टॉपिक आते हैं। अब जो टॉपिक हमारे सिर्फ मेंस में आते हैं, जैसे कि आप यहां देख लीजिए, आपका डेटा सफिशिएंसी हो गया, मशीन इनपुट हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, ये सब सिर्फ उसके एक टेस्ट होंगे। लेकिन आपका जैसे पजल्स देख लीजिए आप, पजल्स में क्या, पजल का प्रीलिम्स टेस्ट, मेंस टेस्ट, सिटिंग एलिमेंट का प्रीलिम्स 1, फिर उसका मेंस टेस्ट। तो हर एक टॉपिक में इतना डिटेल काम किया गया है। तो बस आप सिर्फ जो चीजें हम लेके चल रहे होंगे, आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि आप उसके साथ चलते रह जाएं, आप अल्टीमेटली खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। बस आप लास्ट तक मेरे साथ चल लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, सो और आप में से कई बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज एक बार एक काम कीजिएगा, हमारे जो चैंपियन किताब है उस पर थोड़ा सा उसकी प्राइस कम कर दीजिएगा। तो मैंने देखा कल थोड़ा प्राइस ठीक ज्यादा था, ज्यादा इन द सेंस वो प्राइस है उसका, लेकिन क्योंकि बहुत ही मोटी किताब है, पतली किताब नहीं है, 850 से ज्यादा पेज की किताब है वो। लेकिन मैंने फिर भी अपनी टीम से कहा भाई थोड़ा वो जो कर सकते हो कर देना, तो मैंने करवा दिया है वो चीज। और बाकी हमने बैंक महापैक या फिर बैच, चूंकि हमारे मंडे से टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से स्टार्टिंग जो हम कर रहे होंगे मंडे से कर रहे होंगे। और ये बैच जिनके पास बैंक महापैक है उनके पास अड्डा 24 से उनका बैंक महापैक जिनके पास भी है, उनको ये बैच एनरोल नहीं करना है अलग से, प्लीज। बैंक महापैक के अंदर ये बैच अवेलेबल है, और जो भी मैंने बताया अभी आपको कि टेस्ट वेस्ट वो चीज वो सब अवेलेबल है उस बैंक उसके अंदर भी। तो बैंक महापैक आपके पास होना चाहिए। बैंक महापैक अगर नहीं है तो बैंक महापैक आप ले सकते हैं अड्डा 24 के एप्लीकेशन पे जाके आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड Y188 एंड अल्टीमेटली साथ में आप फिलहाल कोई अभी इसका इस्तेमाल मत करना। इसे मान लो आपको महापैक लेना है या फिर बैच लेना है तो आप कल कर लीजिएगा या फिर रात में 12 बजे के बाद कीजिएगा।
सो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि एक छोटा सा मैंने कहा है कि भैया कुछ तो बच्चों को डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्योंकि बैच में लेक्चर 1 टॉपिक 1 मंडे को है, तो ऑफकोर्स कुछ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कल लेते हैं तो। आज मत लीजिएगा, मैं खुद ही मना कर रहा हूँ। लेकिन यस, बट बुक पे मैंने अपना, जो बच्चे ने कल कहा था हमें सर बुक पे और रैंक फाइल पे कुछ डिस्काउंट दिलवा दीजिए, तो ऑफकोर्स मैंने टीम से बोल के डिस्काउंट करवा दिया है। सो इस वक्त में आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, और ये वाली बुक तो भैया कर लेना, बिकॉज क्लास के साथ अटैच रहेगा, आपका सिंक रहेगा तो अच्छा रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी है भैया बस प्रैक्टिस करना क्लास में आने के बाद और कुछ नहीं करना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ। बुक के लिए भी सेम ही रेफरल कोड है यार, इसके लिए भी सेम ही आप इस्तेमाल करें, कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है तो मैं बताता हूँ। सेम बुक लेना हो आपको, या रैंक फाइल लेना हो, या फिर आपको महापैक लेना हो, या कोई बैच लेना हो आपको, तो Y188 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टेबल ब्लेसिंग्स। आप ये अड्डा 24 से उनके एप्लीकेशन में जाके मंगवा सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं बैचेस को। साइनिंग ऑफ। आई थिंक कोई भी और क्वेरी हो तो इस वीडियो के नीचे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अलग वीडियो में जो दिख रहा था, कुछ बच्चों को कमेंट थे सर रिपीटर्स को लेकर कुछ बताइए आप, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बिकॉज इस वीडियो मैंने प्रॉपर्ली बना रखा है कि 26 वाले बच्चे कैसे मूव करें, 26 में क्या उनको करना चाहिए। एक ऐसी सिमिलर वीडियो आपको नजर आएगी, रिपीटर्स के लिए बनाऊंगा जरूर वीडियो में, और उस पर बात करूंगा बहुत जल्द, ठीक है। ओके, और कैप्टन प्रोग्राम के बारे में भी जल्दी बताऊंगा। बिल्कुल, ऑफकोर्स बैचेस स्टार्ट हो रही है तो वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। सो बस पेशेंस रखिए, स्लोली सब कुछ एंटर कर देंगे, ठीक है ना। साइनिंग ऑफ, थैंक यू। कोई डाउट हो, समस्या बता देना भाई वीडियो